नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। मौसम में बदलाव आने के साथ ही अक्सर हमारे शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से हमें कई बार मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बीमारियों में से एक है हे फीवर, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। नाक बहना, नाक में खुजली होना, आंखों से पानी आना और छींक आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। यदि इसका इलाज समय पर ना कराया जाए तो इसे अस्थमा, सूखी खांसी और निमोनिया जैसे रोग भी हो सकते हैं। लेकिन इसका इलाज कैसे होता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर पारुल कक्कड़। डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार अनुज, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हे फीवर होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? अनुज, हे फीवर जैसे आपने अभी बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस को ही कहते हैं। जी। हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो हवा में पॉलन रहता है या हाउस डस्ट से भी हो सकता है, या एनिमल डैंड्रफ जैसे कि जो जानवरों की पेट यूजुअली जो घर में रखते हैं उनके लिए लागू होता है, या जो पेट्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स सब, उन पे लागू होता है ये। उनके छोटे छोटे बालों के कण या स्किन के कण जब गिरते हैं नीचे, तो उससे एलर्जिक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में जनरेट होता है, उसको हे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। बताना चाहूँगी कि हे फीवर एक्चुअली मिसनॉमर है, मतलब ये सही नाम नहीं है इस डिजीज प्रोसेस का। 19वीं सदी की शुरुआत में ऐसा देखा गया कि जब फसल कटाई होती है तो उस वक्त जो सूखने के लिए फसल रखी जाए उसके आसपास अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो उसके बाद बुखार, और ये हल्का हल्का बुखार माने, जी। और नाक में इस तरह का नाक बहना, आंखों में से पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं। तो लोगों ने ओके। उसे हे फीवर का ही नाम दे दिया, जैसे कि हे उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो, लेकिन एक्चुअली सिर्फ हे नहीं है जिसको हम हे मतलब होता है कट सूखी हुई घास। ओके। तो सिर्फ वो ही इसका कारण नहीं है, इसके कारण हाउस डस्ट भी हो सकता है, इसके कारण एनिमल डैंड्रफ भी हो सकता है, पॉलन सबसे ज्यादा होता है, तो ये इस मौसम में यूजुअली पाया जाता है। तो ओके। ये फीवर उसे कहते हैं। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हम रिसर्च भी कर, मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में थोड़ा सा, कि हे फीवर होने के जो कारण होता है, मेन कारण कहते हैं मौसम बदलाव की वजह से होता है। क्या ये इसकी एक बड़ी वजह है? मोर देन मौसम बदलाव ना, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स है, मतलब आपकी टेंडेंसी तो पहले से है। ऐसा नहीं कि मौसम बदला तो आपकी टेंडेंसी बन गई। टेंडेंसी आपकी पहले से है कि आप इस चीज़ को एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, क्योंकि बदलते मौसम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे ज़्यादा होती है हवा में, तो इसलिए इस टाइम में रिस्पॉन्स आता है, इसलिए ज़्यादा केसेस इस वक्त आते हैं। तो मौसम का इसलिए प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। ओके, तो बट मैम। ऐसा नहीं कि आप जुलाई जी। अगस्त में नहीं इस तरह के केसेस देखेंगे, या अक्टूबर नवंबर में नहीं देखेंगे। हर एक का अलग अलग हो रहता है, तो ट्रिगर अलग अलग हो सकता है। ओके, तो ये ट्रिगर किस मौसम में ज़्यादा होते हैं? ट्रिगर यूजुअली आपका मार्च अप्रैल के टाइम में, जहाँ पॉलिनेशन ज्यादा होता है, क्योंकि ओके। सबसे बड़ा इसका ट्रिगर होता है पॉलन। तो अब स्प्रिंग सीजन है तो पॉलिनेशन ज्यादा होगा फ्लावर्स का, तो इसलिए वो हवा में ज्यादा, पराग बोलते हैं हिंदी में इसे, तो वो ज्यादा जब रहता है मात्रा में हवा में, तो ऑब्वियसली फिर क्योंकि ज्यादा इनहेल करोगे तो ज्यादा सिम्टम्स आने के चांसेस रहेंगे। तो ज्यादा मौसम मार्च अप्रैल का होता है। अब दूसरी बात ये भी है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट ये भी कहने लगे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि हमारा ये ड्यूरेशन इस टाइप के टेम्परेचर का ड्यूरेशन बढ़ने लग गया, तो ज्यादा गर्मी जब रहेगी तो ये इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो अब आप अप्रैल मई तक भी इस तरह के केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर पारुल, अगर देखा जाए तो हे फीवर के सिम्टम्स और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, इनमें अंतर कैसे किया जाए कि ये हे फीवर है या फिर कॉमन कोल्ड है? इसका ना अनुज, मैं आपको हिस्ट्री से बताना चाहूंगी, उस पेशेंट की हिस्ट्री। ओके। जो हे फीवर का पेशेंट होगा वो मुझे बोलेगा कि मैम मैंने ये काम किया, जैसे कि मैंने घर की झाड़ पोंछ शुरू करी, या मेरे घर में ऐसा मिट्टी वाला काम हो रहा था तो मुझे ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। या फिर वो मुझे बोलेगा कि मैंने जो ही गार्डनिंग करनी शुरू करी तो उसके कुछ घंटों बाद ही मुझे ये सिम्टम्स डेवलप हुए। कॉमन कोल्ड वाला मरीज बोलेगा कि मेरे किसी दोस्त को या मेरे घर में मेरे माँ बाप को या बच्चे को चल रहा था, मैंने उससे कैच किया। तो मतलब कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में फर्क हो जाता है, उसमें कुछ घंटे का ऑनसेट का हिस्ट्री मिलता है, इसमें कुछ दिनों का मिलता है। जी। दूसरा, कॉमन कोल्ड में यूजुअली आपकी आंखों से पानी नहीं आता है, आपको बुखार हल्का हल्का से थोड़ा तेज भी हो सकता होता है। हे फीवर में तो हो ना हो बुखार, मतलब बुखार जरूरी नहीं है कि होता है, 98-99 तक ही रहता होता है फीवर उसका। दूसरा, कॉमन कोल्ड वाले को बॉडी एक होने लगेगा, तो वो हे फीवर में नहीं। हे फीवर इज ओनली एलर्जिक मैनिफेस्टेशन।
तो सिर्फ नाक से पानी आना, छींके आना, ये ज़्यादा होगा है। ओके। कॉमन कोल्ड में बाकी सिम्टम भी आने लगते हैं। डॉक्टर पारुल, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि अब कोविड के केसेस एक बार दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, ऐसे में कोई कैसे फ़र्क करे कि ये कोविड के सिम्टम्स हैं या फिर हे फीवर के? क्योंकि बदलते मौसम की वजह से होने वाले बुखार को लोग कोविड भी कह रहे हैं आजकल, और ये हे फीवर भी हो सकता है। तो कितने चांसेस हैं? बिल्कुल सही सवाल है अनुज। इस वक्त जितने केसेस कोविड के बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी कॉज ऑफ कंसर्न है, तो उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। इसमें भी यही जो हमने अभी कॉमन कोल्ड और हे फीवर में डिफरेंशिएट किया ना, कि वो सिम्टम ऑनसेट का ड्यूरेशन बहुत कम रहता है हे फीवर में, वो जरूरी है। सिमिलरली कोविड वाला पेशेंट भी बोलेगा कि मेरे घर में भी किसी किसी को सिम्टम्स हैं, या मैं जिनसे मिला था मेरे दोस्तों में किसी किसी को सिमिलर सिम्टम्स हैं। तीसरी बात है, कोविड में हम सबने देखा है कि शुरू के 3-4 दिनों में फीवर बहुत हाई ग्रेड रहता है, 100, 101, 2 ऐसे जा रहा है, और क्रोसिन से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है फीवर में। ये बहुत कॉमन सिनेरियो होता है कोविड का, तो ऐसा हे फीवर में नहीं देखने मिलता। फिर कोविड में लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट के भी इश्यूज होते हैं, किसी किसी को नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी होने लगता है। एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर जो है वो सिर्फ अपना उसका सिम्टम पैराफर्नेलिया जो है वो एलर्जिक तक ही रहता है, कि उसके नाक में छींके, पानी आना, आंख से पानी आना, वो बाकी सिस्टम्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। कोविड बाकी सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे आपका नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया की हमने बात करी। तो ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं कि तेज बुखार अगर आपको आ रहा है, प्लस अगर आपको लग रहा है कि आपके बाकी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, सांस फूल रही है जल्दी, तो वो कोविड की तरफ ज्यादा इंडिकेट करेगा। दूसरी बात है, हे फीवर में भी सांस फूल सकता है। इन सम केसेस ऐसा होता है कि अगर आपका अस्थमा का टेंडेंसी पुराना है, तो हे फीवर डेवलप किया आपने, तो उसके साथ भी सांस फूलने लगता है, बट फिर वो आपकी हिस्ट्री होगी कि अस्थमा ओके। मुझे पहले से है, मेरी दवाई चलती है, ऐसे। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और कम इम्यूनिटी पावर की वजह से भी हम ऐसी एलर्जी के शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने कि एलर्जी की टेंडेंसी तो आप इनहेरिट करते हैं, उसको तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंजेस हम कर सकते हैं जो हमें इन एलर्जी को और प्रोन ना करें। बहुत सिंपल चेंजेस होते हैं जो हम सोचते भी नहीं है कि शायद ये एलर्जिक राइनाइटिस में इन्वॉल्व होता होगा, लेकिन होता है। जैसे आपका अल्कोहल इंटेक, आपका कैफीन इंटेक, प्रोसेस्ड फूड का इंटेक, अगर ये सब ज्यादा मात्रा में है तो आपके एलर्जिक सिम्टम्स ज्यादा आएंगे इन दैट केस, और आप ओके। जल्दी कम एलर्जन एक्सपोजर को भी आपके सिम्टम्स एकदम बड़ा रूप ले लेंगे। तो इन सब से बचिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ओके। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है चीज, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब हम कम रखें अपने डाइट में। ओके। सबसे बड़ा एक और कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग से ऑब्वियसली आप इस सबको और प्रोन हो जाते हो, क्योंकि आपका लंग फंक्शनिंग ही वीक हो जाता है जी। इसमें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं अपने आप को इस सबसे बचाने के लिए। डॉक्टर पारुल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हे फीवर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और कितना समय लगता है पेशेंट को ठीक होने में? हे फीवर का ट्रीटमेंट दो तरह करते हैं मनुष्य, एक तो इमीडिएट इफेक्ट जो आना चाहिए पेशेंट को, और एक हम प्रोलॉन्ग उसकी टेंडेंसी को भी कवर अप करना चाहते होते हैं कि वो भी कम हो जाए। तो जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे। अब जैसे ही मैं स्टीरॉइड बोलती हूँ तो पेशेंट मुझे बोलते हैं प्लीज कोई गोली दे दीजिए, स्टीरॉइड तक मत जाइए बात। लेकिन फिर भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे सबसे पहला और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, बिकॉज जब आप एंटी एलर्जिक खाते हो तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पे आता है, जो साइड इफेक्ट आपको आएंगे वो पूरी बॉडी पे आएंगे। ओके। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे इज मोर इफेक्टिव, जल्दी रिस्पॉन्स आता है, और इसके साइड इफेक्ट भी ऑब्वियसली नहीं आएंगे कहीं और। तो ओके। फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन, इस तरह के बहुत सारे स्प्रेज है हमारे पास, 1 इन ईच नॉस्ट्रिल शुड सफाइस, और बड़ी जल्दी इफेक्ट आता है इसका। फिर अगला सवाल ये रहता है यूजुअली पेशेंट्स का, कब तक करेंगे हम ये स्टीरॉइड का, तो आप मुझे कह रही हैं कब तक करेंगे। 2-3 महीने तो आराम से कर सकते हैं। तो जैसे ये टाइम रहता है हमारा अप्रैल से लेके मार्च अप्रैल मई तक, तो तब तक अगर हमें जरूरत है रोज रोज करने की तो रोज रोज स्प्रे ले लें, नहीं तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे ले सकते हैं। धीरे धीरे हम उसकी डोज कम करते जाते हैं। ये तो ओके। हुआ स्प्रे वाला। फिर जो एंटी हिस्टामिनिक्स मतलब एंटी एलर्जिक्स हम ओरल फॉर्म में देते हैं, सेट्रिजिन दे सकते हैं, लेग्रा देते हैं हम पेशेंट्स को रेगुलरली। इसमें मॉन्टिल्यूकास्ट ऐड करने से भी अच्छा इफेक्ट आता होता है। एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी होता है जिसमें हम टेंडेंसी आपकी कम करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें एक एलर्जी टेस्ट करना होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल करके भी टेस्ट होता है, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि किस किस चीज से आपको एलर्जी है। वो स्किन प्रिक टेस्ट से मालूम कर लिया जाता है, और उसमें फिर उसकी छोटी छोटी डोज दी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years to 5 years। ओके। वो लंबा ट्रीटमेंट है। कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है कि बहुत ज्यादा सिम्टम आ रहे हैं तो उनको जरूरत पड़ती है, सबको नहीं करते हैं ऐसा।
तो उसमें फिर उसकी डोज एलर्जन की आपको दी जाती है, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो जाए उसको। तो जब नेक्स्ट टाइम आप उसको एक्सपोज होंगे तो वो सिम्टम्स आएंगे नहीं। ओके डॉक्टर पारुल, एक मैं कॉमन सा सवाल जानना चाहूँगा, हर किसी व्यक्ति के ये दिमाग में रहता है जो इस स्थिति से पीड़ित रहता है कि यदि किसी को पर्टिकुलर मंथ में मौसम चेंज होने के बाद ये ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हे फीवर से वो बच सकें और अपना बचाव कर सकें? जैसे हमने इसके ट्रिगरिंग पॉइंट्स देखे थे नानु शुरू में कि हे फीवर एक तो खास के एक्सपोजर से है ही है, मतलब कटी हुई घास इस मौसम में होती है, तो आपने गार्डनिंग नहीं करनी है उस मौसम में, ज़्यादा इंडोर रहिए। और सुबह के टाइम में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है पॉलन्स की हवा में, तो सुबह के टाइम में आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने जाना है वॉक पे तो आप लेट इवनिंग में जाइए, इसका ध्यान रखो। फिर ऑब्वियसली हमने जो लाइफस्टाइल चेंजेस देखे थे कि अल्कोहल, स्मोकिंग और प्रोसेस्ड फूड, ये सब का इंटेक आप इस टाइम पे ज़रूर कम रखिए ताकि आपके सिम्टम बढ़े ही नहीं। ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो सेटल रहेगा। जिनके पास पेट एनिमल्स हैं वो ध्यान रखें कि पेट्स के ज़्यादा नहीं खेलें, उनको अपने रूम में नहीं आने दें, और अगर बाहर लेके जा रहे हैं पेट्स को तो फिर उनको अच्छे से झाड़ के अंदर लेके आएँ ताकि बाहर का वो एटलीस्ट अंदर नहीं लाए। ओके और जैसे कि आपने अभी बताया कि इम्यून को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने अच्छा खाना खाएं, डाइट रहें और एक्सरसाइज करें। डॉक्टर, मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा कि बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं? बदलते मौसम, बहुत अच्छा आपने पूछा एक्चुअली। बदलते मौसम में हमेशा हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हम पानी ज़्यादा पिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी मैंने भी रिसर्च किया था इस पे पहले कुछ टाइम, कोविड जब हमारा बढ़ने लगा था, तो हनी में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एक्चुअली हनी हैज बीन प्रूवन टू इंक्रीज आवर इम्यून स्टेटस। तो आप हनी का सेवन इस टाइम में बढ़ाइए। बाकी वही स्मोकिंग कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज का इतना इंपॉर्टेंट रोल मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा कि आपके लंग्स यूजुअली जो लोअर पार्ट रहता है उसमें स्टेल हवा भरी हुई रहती है, बिकॉज आप लंबी सांस ले ही नहीं रहे हो तो वो जा ही नहीं रही है बाहर। तो डीप ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये सब का। और फ्रेश फ्रूट्स का सेवन बढ़ाएं, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। डॉक्टर पारुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हे फीवर एलर्जी से होने वाली एक बीमारी है, तो इसीलिए यदि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ के संपर्क में आने से बचें। यदि किसी को इसके लक्षण विशेष समय या मौसम में नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कि डॉक्टर आपको ऐसी दवाई दे जो उस विशेष मौसम में शुरू होने पर आप ले सकें, दवाई खा सकें। इससे आपका बचाव होगा और आप हेल्दी रह सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेके और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.